और ये 3 काला कानून जो डेथ वारंट हम हिंदुस्तानियों के लिए दिया है, जो गुलामी की जंजीर दिया है, अरे भाई अब तो हिंदुस्तान का किसान छोड़ो, हिंदुस्तान का बैल भी जंजीर में रहना पसंद नहीं करता। तो तुम हमें कैसे जंजीर में डाल लोगे उद्योगपतियों के? यह देश कृषि प्रधान देश है, रहेगा। तुम जो चाहते हो पूंजीपति प्रधान देश बन जाए, स्वीकार नहीं। गो बैक पूंजीपति। यहाँ हिंदुस्तान है, पूरा भारत खड़ा है। हर इनसे पूछे, ये अपने आप को अशफाक उल्ला खां कहेंगे। हमसे पूछो आप, हम अपने आप को चंद्रशेखर आजाद कहेंगे। बाबा से पूछो, ये अपने आप को गांधी जी कहेंगे। तो जहाँ पर इतनी सारी विचारधाराएं हमारे साथ है, तो ऐसे जालिमों को अब देख लीजिए, एक कॉल की दूरी की बात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, देश रहेगा तो राजनीति होती रहेगी। देश को, देश के नौजवानों को और देश की आन बान शान किसान को मत छेड़ो, क्योंकि किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो नहीं सकता। ये वो लोग हैं जो माफी वीर के वंशज हैं। जिस दिन हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, फांसी के फंदों को चूमना पसंद करते थे, उस दिन इनके पूर्वज माफी मांग करके जेल से बाहर घुमा करते थे। और ये आज हमारे हिंदुस्तान को अराजकता की गोद में झेलना चाहते हैं। एक तरफ इनकी पुलिस की गुंडागर्दी, दूसरी तरफ इनके विधायक और इनके समर्थकों की गुंडागर्दी। क्या मैं उसी हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा हूं जिस हिंदुस्तान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन किया करते थे? क्या मैं उसी हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा हूं जिस देश के चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हुआ करते थे? उस वक्त भी आंदोलन हुआ, पुलिस के डंडे थे, उस वक्त जेल थी, लेकिन ये गुंडे नहीं थे। और उस गुंडे को देख करके हमारे टिकैत साहब की आत्माएं रो गई कि क्या ऐसा ही देश हमारे बाबा दादाओं ने बनाया था। लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है। इस सरकार में, जो सरकार के खिलाफ अगर हम हिंदू बोल रहे हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं। अगर इस सरकार से हम रोजगार की बात करते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। इस देश का किसान जब देश को बचाने के लिए सड़कों पे उतरता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। लेकिन भला हो उन गोदी मीडियाओं का, और आज प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं को संबोधित करने का काम किया है, तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा अब समझ चुका है। दोस्तों नमस्कार। आज 31 जनवरी गाजीपुर बॉर्डर से दोबारा आप लोगों के साथ हूँ, और जिस तरह से 28 की वो रात और आज 31 का वो दिन आप यहाँ देखेंगे तो किसानों का सैलाब यहाँ पे उमड़ पड़ा है। लेकिन वो बात जो मैं आपको कल बता चुका हूँ, लेकिन आज बात ये करनी है कि मोदी जी आज मन की बात कर रहे थे, तो किसानों से जानते हैं कि किसानों की मन की बात क्या मोदी जी समझ रहे हैं, या मोदी जी किसानों की भी मन की बात कभी करेंगे, या देश की जनता की भी मन की बात कभी करेंगे, या खाली अपने मन की बात सुनाते रहेंगे, वो भी एक तरफा। और सबसे यहाँ जानने वाली एक बात बहुत ज़रूरी है कि जिस तरह से कमेंट सेक्शन बंद कर दिया जाता है, आप उस पर कमेंट नहीं लिख सकते, लाइक डिसलाइक बंद कर दी जाती है। लोकतंत्र में जहाँ पे लोगों को आज़ादी है किसी विचार पे अपना विचार व्यक्त करने का, वहाँ पे मोदी जी किसी की सुनते तो नहीं है, लेकिन कमेंट में भी लोग कुछ लिखे, उस कमेंट सेक्शन को भी लोग बंद कर देते हैं। गामा जी, एक बार फिर मोदी जी मन की बात कर रहे थे, किसान की मन की बात कब सुनेंगे? मोदी जी हमारे वो प्रधानमंत्री हुए हैं हमारे देश के कि या तो हिटलर को याद करो, आप मुरोसलिन को याद करो, नीरो को याद करो, जो सिर्फ अपनी वाहवाही कराने में ही खुद की बड़ी बड़ी बातें करना, मैं ये हूँ। हमें प्रधानमंत्री जी की वो बातें भी याद है कि जब 5 रुपये पेट्रोल पे कम हुआ था तो हंसी आती है कि भाइयों बहनों, भाग्यशाली लोग चाहिए या नहीं चाहिए, जो कि आज रेट का दाम कम होने का तो छोड़ो, आप रुकने का नाम नहीं ले रहा। करीब 100 के पार शतक लगा रहा है वो। और मन की बात, अरे भैया प्रधानमंत्री जी, आप मन की ही करोगे या जन की भी सुनोगे? हमारी पीड़ा कौन सुनेगा? किसके पास जाऊं मैं अपनी दर्द को कहने? अमेरिका जाना पड़ेगा क्या हम तुम्हारे लिए, या संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के तुम्हारे खिलाफ मैं अपील करूं? तो ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था, हमारे किसानों के मसीहा रहे हैं वो नेता, उन्होंने कहा था कि भाई किसान की नज़र खेत की मेड़ और दिल्ली की सिंहासन पे होनी चाहिए। कहीं दिल्ली में बैठा शासक तुम्हारे साथ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा? और आज जब से ये सरकार आई है,
वो हम किसान तो लास्ट निशाना है उसके। एक एक करके पूरे हिंदुस्तान को तोड़ने का प्रयास किया इसने। लेकिन एक बात बताइए, मैं बीच में इसलिए रोक रहा हूं कि 2014 के बाद से जो एक चलन चल पड़ा है कि कोई भी असंतोष की आवाज आए, आंदोलन करे, उसके सामने पार्टी के समर्थकों, बीजेपी समर्थक की बात कर रहा हूं, वो भीड़ लेके पहुंच जाओ, उन पे कभी पत्थरबाजी की बात हो, पुलिस सामने खड़ी रहती है, वो उनको नहीं रोकती है। सिंघू बॉर्डर पे पानी नहीं जाने दिया टैंकर का, वहां पे 50-100 लोग पहुंच जाते हैं, ईंट पत्थरबाजी करते हैं। ये कौन सा लोकतंत्र की परिभाषा है? ये वो लोग हैं जो माफी वीर के वंशज हैं। जिस दिन हमारे पूर्वज अंग्रेजों से लड़ाई लड़ रहे थे, फांसी के फंदों को चूमना पसंद करते थे, उस दिन इनके पूर्वज माफी मांग मांग करके जेल से बाहर घुमा करते थे। और ये आज हमारे हिंदुस्तान को अराजकता की गोद में झेलना चाहते हैं। एक तरफ इनकी पुलिस की गुंडागर्दी, दूसरी तरफ इनके विधायक और इनके समर्थकों की गुंडागर्दी। धन्यवाद देता हूं उस गोदी मीडिया को। ठीक है कि वो गोदी मीडिया आया था अपनी मोदी और योगी की वाहवाही करने, उन्हें यकीन था। आप उनकी लाइव कमेंट्री को सुनते हैं, ऐसा लग रहा था जैसे क्रिकेट का मैदान बन गया हो हमारा गाजीपुर बॉर्डर। अभी आया बस, ये लगा वज्रवाहन, ये लगा फोर्स और ये आगे भाजपा के गुंडे। और कुछ ही क्षणों में किसान आपस में सिमट रहे हैं, भागने वाले हैं, गिरफ्तार होने वाले, एक्शन होने वाला है। लेकिन वो कैसे भूल गए कि ये भारत भूमि जो है वीरों की भूमि है। और जो यहाँ लठ लेके बैठा था गांधी जी के नाम पर, वो किस वंशज का था? तो एक बार सर मैं रुकूंगा यहाँ पे, लेकिन ऐसा दिखाना जैसा आप कह रहे हैं बिल्कुल वैसा ही दिखा रहा था। ये किसान बैठे थे, आतंकवादी थोड़ी बैठे थे। ये मैं आपको वहीं ले जाना चाहता हूँ। ये मीडिया सरकार की वाहवाही के लिए लगी थी, लेकिन चूहा चिराग ले गया। कहीं पे एक चिराग रखा था, चूहा सोचा किसे ले जाके मैं अपने झोपड़े में रख लूंगा, रोशनी होगी। तो वो रोशनी लेने आया था सरकार, और हम किसानों को आतंकवादी घोषित करना चाहता था, डरपोक साबित करना चाहता था। इसीलिए पूरी मीडिया लाइव थी। लेकिन उसी वक्त पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की पुण्य आत्माएं, बाबा महेंद्र टिकैत जी की पुण्य आत्माएं, राम मनोहर लोहिया जी की पुण्य आत्माएं, जब इस आंदोलन को देखा, जब इस आंदोलन की ओर देखा उन्होंने, और राकेश टिकैत जी की आत्मा सोचने पे मजबूर हो गया। राकेश टिकैत जी की आत्मा ये सोचने पे मजबूर हो गया कि क्या मैं उसी हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा हूं? क्या मैं उसी हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा हूं जिस हिंदुस्तान में लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी आंदोलन किया करते थे? क्या मैं उसी हिंदुस्तान में आंदोलन कर रहा हूं जिस देश के चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा हुआ करते थे? उस वक्त भी आंदोलन हुआ, पुलिस के डंडे थे, उस वक्त जेल थी, लेकिन ये गुंडे नहीं थे। और उस गुंडे को देख करके हमारे टिकैत साहब की आत्माएं रो गई कि क्या ऐसा ही देश हमारे बाबा दादाओं ने बनाया था? ऐसे लोग आ गए हमारे ऊपर। और जब उनकी आंखों से वो छलका है नीर, कहते हैं ना, मत सताओ गरीब को गरीब रो देगा, मत सताओ गरीब को गरीब रो देगा, और सुनेगी उसकी आवाज तो पत्थर को तोड़ देगा। और टिकैत साहब का आंसुओं का जो सैलाब निकला, वो हर हिंदुस्तानियों को भगत सिंह, राम मनोहर लोहिया और गांधी बनने पर मजबूर कर दिया। आज वो सड़कों पे नजर आ रहा है सैलाब के रूप में। देखिए, 1975 की इमरजेंसी तो हमने देखी नहीं, सुना है। 1975 की इमरजेंसी हमने सुना है, लेकिन ये अघोषित इमरजेंसी है, अघोषित आपातकाल है। इस सरकार में, जो सरकार के खिलाफ अगर हम हिंदू बोल रहे हैं तो हम मुसलमान हो जाते हैं। अगर इस सरकार से हम रोजगार की बात करते हैं तो देशद्रोही हो जाते हैं। इस देश का किसान जब देश को बचाने के लिए सड़कों पे उतरता है तो वो खालिस्तानी हो जाता है। लेकिन भला हो उन गोदी मीडियाओं का, और आज प्रधानमंत्री जी ने जो युवाओं को संबोधित करने का काम किया है, तो मैं उनको आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हिंदुस्तान का युवा अब समझ चुका है। बहुत भटका लिया, हटका लिया, लटका लिया हमारे देश को, युवाओं को, कि ये हिंदू, वो मुसलमान, तू सिख, तू ईसाई। लेकिन सबको पता चल गया कि जो हमारे ऊपर शासन करने वाला व्यक्ति है, न वो हिंदू का है, न मुसलमान का है, न सिख का है, न ईसाई का है, क्योंकि वो जहाँ जाता है वहीं का बेटा बन जाता है, जहाँ जाता है वहीं का अपना पुराना रिश्ता बतला देता है वो। तो भैया, हम तो अपने एक बाप के बेटा हैं, बिहार के रहने वाले हैं,
अब पूरा हिंदुस्तान हमारा है, जहां दिखा रहेगा वहां जाएंगे हम। लेकिन मोदी जी जहां गए वहीं के बेटा बन गए। अब इतना हम नहीं कहना चाहते क्योंकि वो प्रधानमंत्री है हमारे, उनकी एक गरिमा है, उनके पद की गरिमा का सम्मान कर रहे हैं। लेकिन उनसे आपके माध्यम से अनुरोध जरूर करेंगे, प्रधानमंत्री जी, देश रहेगा तो राजनीति होती रहेगी। देश को, देश के नौजवानों को और देश की आन बान शान किसान को मत छेड़ो, क्योंकि किसान से बड़ा राष्ट्रभक्त कोई हो नहीं सकता। एक किसान अपने एक बेटा को सरहद पर भेजता है, तब जाके तुम चैन की नींद सोते हो, और एक बेटा उसका खेतों में जाकर हल जोतता है, तब जाके तुम्हारे थालियों में रोटी आता है और तुम्हें देशभक्ति सिखलाओगे तुम हमें। ये हिंदू मुसलमान करते रहे जब से आए तब से, 2019 तक तो करके निकल लिए, फिर धर्म का हफीम की तरह इस्तेमाल करना। लेकिन एक चीज़ बताइए, ऐसा कौन सा तबका है इस देश में, करीब करीब 40 करोड़ लोग बेरोजगार हैं आज के डेट में, अगर हम आंकड़ों में थोड़ी सी बात करें तो वो 40 करोड़ क्या सिर्फ मुसलमान है? उसमें कोई हिंदू है, मुसलमान है, कोई सिख है, कोई ईसाई है, कोई किसान का बेटा है, कोई जाट है, कोई पंजाबी है। मैं वही कह रहा हूँ आपसे, ये जो करते रहे पहले, लेकिन अब जब देश इस तरह से चला रहे हैं जहाँ पे इनसे देश संभल नहीं रहा अब, और हर तबका इनसे परेशान। आपको नहीं लग रहा है कि हर तबके की परेशानी है? बेरोजगारी हो, छोटे व्यापारी हो, आप आज किसान हो, तो पहले तो खाली हिंदू मुसलमान हो रहा था, लगता था खाली सिर्फ मुसलमान परेशान है, लेकिन यहाँ तो लगता है पूरा हिंदुस्तान परेशान है आज की डेट में। ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इसने ठगा नहीं। जब भी इसे मौका मिला, अरे जो अपने नेताओं को नहीं बख्श सका वो हमें और आपको क्या बख्शेगा। इनकी राजनीतिक बैकग्राउंड आप देख लो, एक आरएसएस के प्रचारक के रूप में ये आए थे। गुजरात में मुख्यमंत्री बनते ही सबसे पहले इन्होंने अपनों का ही इलाज किया। तो इनके डेमोक्रेसी में कभी विश्वास नहीं रहा, तानाशाही में विश्वास रहा। और जब सेंट्रल में आना हुआ इनको, आप देख सकते हो कहीं ना कहीं राजनाथ सिंह का जो पोजीशन था उसे इन्होंने कहाँ फेंकने का काम किया। तो इनसे उम्मीद, अब हिंदुस्तान का युवा जो कल तक भटका हुआ था, अब वो एक प्लेटफॉर्म पे आ चुका है। उसे पता है कि मेरा हिंदुस्तान जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा, और जिंदाबाद तब तक ही रहेगा जब तक हर घर से भगत सिंह, महात्मा गांधी और शहीद आजम चंद्रशेखर आज़ाद और अशफाकुल्लाह खान निकल करके अपने भारत माँ की रक्षा के लिए तैयार होगा, तभी जाके सुरक्षित होगा। और आज यहाँ आप देख लें, यहाँ कोई जाति नहीं है, कोई धर्म नहीं है, यहाँ हिंदुस्तान है, पूरा भारत खड़ा है। हर इनसे पूछे, ये अपने आप को अशफाकुल्लाह खां कहेंगे, हमसे पूछो आप, हम अपने आप को चंद्रशेखर आज़ाद कहेंगे, बाबा से पूछो, ये अपने आप को गांधी जी कहेंगे। तो जहाँ पर इतनी सारी विचारधाराएं हमारे साथ है, तो ऐसे जालिमों को अब देख नहीं, एक कॉल की दूरी की बात कर रहे हैं, जो कल तक हमें 3-3 घंटा बैठा के 10 मिनट वार्ता करते थे हमसे। तो जब शक्ति का एहसास होता है ना, तो समुद्र भी रास्ता छोड़ देता है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी, स्वामी विवेकानंद जी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग, जब हमारे देश के युवाओं ने स्वामी विवेकानंद जी के विचार को पढ़ा, तो वो अमेरिका में भी जाकर के बोला था उन्होंने कि जहां धर्म भारी हो जाए वहां लोकतंत्र खत्म हो जाता है। लोकतंत्र को बचाने के लिए अंतिम पायदान में बैठे हुए लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाना, वही सबसे बड़ा धर्म है, वही सबसे बड़ी राजनीति है। और देश के युवा अब समझ चुके हैं, अब इनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं साहब। अब देश के युवाओं को लगता है कि अगर कुछ और हम चुप रह गए, वही राम मनोहर लोहिया जी वाली बात कि जिंदा कौम 5 साल इंतजार नहीं करता। पूंजीवादी, साम्राज्यवादी, दलालीवादी व्यवस्था के खिलाफ आज हिंदुस्तान का नौजवान और बुजुर्ग कंधे से कंधे सड़कों पर मिलाकर सड़कों पे खड़ा है। और इस सरकार की मजबूरी है आज, जो कल तक हमसे बात करना तो दूर, हमारे भाइयों को लड़ाने के लिए उसे किसान बताता था, हमें अफगानिस्तानी बताता था, खालिस्तानी बताता था। लेकिन आज ये मजबूर हो गया हमारी ताकतों को देख करके, हमारे संघर्ष को देख करके, उन बलिदानों को देखकर उनको सैल्यूट करता हूं जिन्होंने इस जंग में अपनी कुर्बानी दी है। उनकी शहादतों को देख करके आज सरकार झुकी है। और इस सरकार की आदत रही है कि लाशों की ढेर पे ही अपनी राजनीति को किया है इसने। और आज जो इतने हमारे किसान भाई अब शहीद हो गए, उसकी जिम्मेदारी अगर किसी की बनती है तो भारत सरकार की बनती है, और भारत सरकार को लेनी होगी। और ये 3 काला कानून, जो डेथ वारंट हम हिंदुस्तानियों के लिए दिया है, जो गुलामी की जंजीर दिया है, अरे भाई
अब तो हिंदुस्तान का किसान छोड़ो, हिंदुस्तान का बैल भी जंजीर में रहना पसंद नहीं करता। तो तुम हमें कैसे जंजीर में डाल लोगे उद्योगपतियों के? यह देश कृषि प्रधान देश है, रहेगा। तुम जो चाहते हो पूंजीपति प्रधान देश बन जाए, स्वीकार नहीं, स्वीकार नहीं। गो बैक पूंजीपति।